ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो फिटर फर्स्ट ईयर की हमारी क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब में चले जाइए। यूट्यूब में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आज की वीडियो प्लस इसके पहले की वीडियो इकट्ठे आप एक साथ देख सकते हैं। और इन जो वीडियो आप जो देख रहे हैं सबका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप www.globality.org पर जाकर के बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को स्टेप वाइज कैसे डाउनलोड करना अगर यह आपको जानना है तो आप हमारे फिटर फर्स्ट ईयर की पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक कोई भी वीडियो उठा लीजिए, उसको ओपन कीजिए, स्टार्टिंग का बिना स्किप किए हुए 1 से 2 मिनट देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने बिल्कुल अच्छे से स्टेप वाइज इसमें करके दिखाया है कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो पीछे की कोई भी वीडियो देख लीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? घुमावदार, ठीक है, नाम से सोचिए, घुमावदार ग्रुप्स काटना है हमें। ठीक है, किस टाइप से ग्रुप कटा होता है? कुछ इस टाइप से ग्रुप कटता है। अगर ये जॉब हो गया हमारा तो इस पे जो ग्रुप कटा होगा ना ऐसे घुमावदार, जैसे ऐसे ग्रुप कटा होगा, फिर मान लीजिए ऐसे ग्रुप कट गया, फिर इधर को ग्रुप कट गया, फिर इधर को ग्रुप कट गया। तो इस तरह से घुमावदार ग्रुप्स की बात कर रहा है कि अगर हमें क्या करना है, घुमावदार ग्रुप्स काटना है तो कौन सी चीजें यूज करेंगे। तो देखिए जो फ्लैट चीजल है तो हम जानते हैं कि फ्लैट चीजल किस लिए यूज होती है, हमने आपको पहले भी बताया था कि जनरली इसका एंगल 35 डिग्री 70 डिग्री तक यूज किया जाता है। और यह जो होता है नॉर्मल कटिंग प्रक्रियाओं में, किसी मेटल को नॉर्मल कटिंग करना है या फिर चिपिंग करना हो, वेल्डिंग किया गया हो, उस पे से चिप के रूप में हटाना हो, मतलब किसी आपने मेटल क्या कर रखा है, वेल्डिंग कर रखा है, वेल्डिंग करने के बाद उस पे नहीं वेल्डिंग की सतह ऊपर जम जाती है तो उसे उस पे से हटाया जाता है छिल करके। तो चिपिंग करने के लिए वेल्डेड सतहों से वेल्डिंग के ऊपरी खराब जो जमा हुआ भाग है उसको हटाने के लिए फ्लैट चीजल यूज करते हैं, या कटिंग करने के लिए फ्लैट चीजल यूज करते हैं। वेब चीजल क्या होता है, ये हमने पीछे के क्वेश्चंस में पढ़ा कि जब कहीं पे क्या होता है, कोई हमारा पार्ट हो उस पर चेन ड्रिलिंग कर दी जाए। चेन ड्रिलिंग मतलब एक श्रृंखला में लाइन से ऐसे ड्रिल कर दिए जाए हमें आयताकार ग्रुप्स बनाने के लिए, और उसके बाद चेन ड्रिलिंग करने के बाद इन दोनों ड्रिलों के बीच के हम क्या करते हैं, मटेरियल को हटाते हैं, जिससे कि सब मटेरियल हटा देंगे तो ये आयताकार ग्रुप्स बन जाएगा। तो जो ड्रिल किए हुए भाग है उनके बीच से मटेरियल को हटाने के लिए जिस चीजल का यूज किया जाता है उसी को वेब चीजल बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है क्रॉस कट चीजल, तो इसकी भी बात हमने की थी कि इसका भी एंगल लगभग 35 से 70 डिग्री रहता है। और हमने यह भी बात किया था कि जो क्रॉस कट चीजल होता है यह इसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है फ्लैट चीजल की अपेक्षा कम होती है, लेकिन मोटाई उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है, उसका जस्ट उल्टा होता है। और फ्लैट चीजल में क्या होता है, कटिंग एज की चौड़ाई ज्यादा मोटाई कम, और इसमें कटिंग एज की चौड़ाई कम मोटाई ज्यादा। ठीक, फिर आता है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल में क्या होता है, इसके जो आगे होता है ना, देखिए हाफ राउंड मतलब चीजल की जो कटिंग एज होगी काटने वाली आगे से गोलाई में बनी होगी। कैसे बना होगा, आगे वाला जो हिस्सा गोलाई में होगा, जबकि आप देखेंगे जो भी टाइप का होता है इस टाइप से बना रहता है ना, भी वाले में, भी सॉरी डायमंड वाले में ऐसा नुकीला भी टाइप का बना होता है, लेकिन हाफ राउंड वाले में क्या होगा, आगे वाला हिस्सा ऐसे राउंड बना रहेगा, नुकीला ना होकर के ऐसे राउंड में बना होगा। देखिए जब गोलाई में बना होगा तो घुमावदार, इसकी एज कैसी है, हाफ राउंड चीजल, मतलब चीजल की जो कटिंग एज होगी वो गोलाई में होगी। जब कटिंग एज गोलाई में होगी तो कटाई भी गोलाई में करेगा। ठीक है, तो वही पूछा था कि घुमावदार ग्रुप्स काटना है, घुमावदार मतलब घुमा करके, तो जिस चीजल की कटिंग एज घूमी होगी वही घुमावदार ग्रुप्स काटेगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाफ राउंड चीजल। यहाँ पे ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है, क्या, ऑयल पैकेट कह लीजिए, ऑयल पैकेट भी बोलते हैं, या ऑयल ग्रुप्स मतलब ऑयल को बहने के लिए ग्रुप्स जो बनाया जाता है उसके लिए भी हाफ राउंड चीजल यूज की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने हथौड़े का वजन क्या होता है? मार्किंग करने के लिए जो हैमर यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें उस पर चोट लगाने की ऐसा तो बड़ा हैमर की जरूरत पड़ेगी कि हम तेजी से लगाएंगे और मार्किंग होगा, इस पर उस पर छेद तो करना नहीं है, कटाई तो करनी नहीं है, ना ही चीजल हमें चलाना कि तेजी से हैमर की चोट लगाए जिससे कि जल्दी मेटल कट जाए। ठीक है, हमें क्या करना, मार्किंग करना है। ठीक है,
मार्किंग मतलब कि जब हम किसी भी जॉब को कटाई करने से पहले क्या करते हैं, जॉब होती है हमारी, इस पे हम मार्किंग मीडिया लगाते हैं। मार्किंग मीडिया के रूप में चाक वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जब वो सूख जाता है तो उस पर स्क्राइबर से हम क्या करते हैं, स्क्राइबर से ऐसे ऐसे जैसे जैसे कटिंग करनी है उस टाइप से ऐसे निशान लगा लेते हैं। किससे, स्क्राइबर से। कहां पे लगाया हमने, चौक पे लगाया। अब क्या करेंगे, जब हेक्सा से कटाई करेंगे तो अब डर क्या रहेगा, जब हेक्सा से कटाई करेंगे तो हम पानी भी डालते रहते हैं उस जॉब पर, जिससे कि हमारी हेक्सा की ब्लेड ठंडी होती रहे कूलिंग के लिए। ठीक है, तो जब हम इस पे डालेंगे यहाँ पे तो पता चला भाई हमने यहाँ पे क्या चौक लगा हुआ था और स्क्राइबर से मार्किंग किया, पर जब पानी डालोगे तो ये चौक धुल जाएगा और मार्किंग खत्म हो जाएगी, आपको दिखेगा ही नहीं, मेहनत बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब चौक लगाने के बाद स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं तो जो निशान आता है उस निशान को पक्का किया जाता है। किसके द्वारा, डॉट पंच के द्वारा। तो डॉट पंच यहाँ रखते हैं और उसको हैमर से इस पे चोट लगाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे डॉट बन जाएगा। फिर डॉट पंच रखेंगे, फिर हैमर से चोट लगाएंगे, डॉट पंच हैमर से चोट, डॉट पंच हैमर से चोट, डॉट पंच हैमर से चोट लगाएंगे, डॉट पंच हैमर से चोट। लगभग 3 से 5 mm की दूरी पे ऐसे ही ढेर सारे निशान लगाते जाते हैं, पूरी लाइनों पे लगा देते हैं। अब क्या फायदा होगा, जब आप पानी गिराओगे भले ही ये चौक मिट जाए, आपका निशान मिट जाए, लेकिन डॉट डॉट आपको दिखता रहेगा, जिससे आपको कटाई करने में आसानी होगी, आपका जॉब गलत नहीं कटेगा। तो यही जो डॉट पंच से मतलब मार्किंग के समय डॉट पंच से जब हम निशान लगा रहे हैं तो डॉट पंच पे हैमर का चोट लगाएंगे। तो जो हैमर यूज किया जाएगा वही मार्किंग वाला हैमर कहलाएगा। कि मार्किंग उद्देश्य के लिए हमने कौन सा हैमर यूज किया, तो हल्का हैमर होता है जिसका वजन लगभग 250 ग्राम होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि मार्किंग उद्देश्य के लिए जो हम हैमर यूज करते हैं, डॉट पंच पे चोट लगाने के लिए जो हैमर यूज करते हैं उसका वजन 250 ग्राम होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिकड़ फाइलिंग के अनुचित तरीके को देखिए, यहां थोड़ा सा गड़बड़। बिकड़ फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है, इंग्लिश देखिए ज्यादा क्लियर होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड, कि क्या प्रभाव पड़ेगा इम्प्रॉपर मेथड का, मतलब अगर हम सही मेथड यूज ना करें। कब, आप डायगोनल फाइलिंग, बिकड़ फाइलिंग करते समय, डायगोनल फाइलिंग करते समय। आपको मालूम होगा कि फाइलिंग हम करते हैं जब, तो अलग अलग टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो उसमें डायगोनल फाइलिंग भी आती है। डायगोनल में क्या होता है, जैसे ये जॉब है हमारा, इसकी घिसाई करनी है, तो एक बार हम फाइल को इधर से इधर को चलाएंगे, ऐसे ऐसे। फिर डायगोनल कब होगा, बिकड़, जब फाइल को ऐसे घिस्से घिस्से लास्ट तक पहुंच जाएंगे, फिर फाइल को इधर से इधर को पकड़ेंगे। अब ऐसे ऐसे घिस्से भी इधर को आएंगे। तो दोनों को, फाइलों को हमने कैसे चला दिया, एक दूसरे की बिकड़ पे चला दिया। जब फाइल को एक बार इधर से ऐसे ऐसे घिसते हुए जाया जाए, फिर इधर घुमा के ऐसे घिसते हुए आए, तो दोनों फाइलें एक दूसरे से बिकड़ पर हो जाती है। इस फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग बोलते हैं, कि हमने डायगोनल फाइलिंग किया, बिकड़ वाला फाइलिंग किया, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ठीक है, ड्रॉ फाइलिंग भी होती है जो ऐसे ऐसे घिस करके करते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल फाइलिंग की बात करा, तो इससे क्या दिक्कत होता है कि अगर हम सही से ना करें डायगोनल फाइलिंग को, अगर हम प्रॉपर मेथड से ना करें, प्रॉपर तरीके से करें, तो क्या दिक्कत आएगी, तो इससे दिक्कत आएगी असमान फिनिश सतह। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, असमान फिनिश सतह। कि मतलब जो हमें सतह मिलेगी ना वो असमान फिनिश होगी, मतलब कहीं फिनिश अधिक होगी, कहीं पे फिनिशिंग कम होगा। अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे, तब प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है डायगोनल फाइलिंग से। लेकिन यह पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर बिकड़ फाइलिंग अनुचित तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अनुचित तरीके से करते हैं, सही मेथड से नहीं करते हैं, इम्प्रॉपर मेथड से करते हैं, तो क्या दिक्कत आएगी, तो जो हमें सरफेस मिलेगी वो अनइवन सरफेस फिनिश मिलेगी, मतलब असमान फिनिश सतह मिलेगी, सही समान फिनिश सतह नहीं मिलेगी। ठीक है, खरोच वगैरह तो आएगा नहीं सतह पर। खरोच तो तब आता है जब फाइल में पिनिंग हो जाता है। फाइल में पिनिंग का मतलब फाइलों के दांतों के बीच में जब हमारे घिसने वाले मटेरियल के बारीक बारीक कण इसमें भर जाते हैं, तब उस फाइल, उस जॉब पर खरोंचें उत्पन्न होती है, स्क्रैच आने उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। देखिए, अभी मैं पहले ही बता रहा था, जब अभी हम लोग चीजें पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना, कहीं पे वेल्डिंग किया गया है तो उस पर जो एक्स्ट्रा हमारी धातु आ गई है, तो वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग, या फिर ढलाई किया गया है तो उस पर भी अगल बगल एक्स्ट्रा धातु आ गया है, थोड़ा बहुत कहीं पे मेटल बह गया होगा तो एक्स्ट्रा टुकड़ा वहां पे आ जाएगा। तो उस अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए या काट के छाट के अलग करने के लिए कौन सी फाइल यूज की जाएगी, फ्लैट चीजल। अभी मैंने पीछे ही बताया था भाई, कटाई करना हो, चिपिंग करना हो तो भाई वेल्डेड ज्वाइंट है। कास्टिंग, कास्टिंग मतलब ढलाई करना। तो अगर पार्ट में कहीं भी मेटल थोड़ा बहुत बह गया है, अलग से एक्स्ट्रा जम गया है, या वेल्डिंग करते समय जब दो पार्टों को जोड़ा गया है, एक पार्ट दो पार्ट वेल्डिंग किया गया है, तो इसमें भी कहीं कहीं भी मोटा ज्यादा हो गया, कहीं पे एक्स्ट्रा कोई छटक करके गिर गया और वहां पर क्या हुआ, छिटक के गिरने के बाद वो जम गया वहां पे, तो उसे फ्लैट चीजल के द्वारा ही हम लोग
काट करके निकालते हैं, जिसे चिपिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वेब चीजल वाला हमने बात किया था अभी कि जब चेन ड्रिलिंग की जाती है उसके बाद उनके बीच का मटेरियल काटने के लिए। क्रॉस कट चीजल जो होता है कीवे वगैरह के लिए, ग्रुप्स काटने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस कट चीजल यूज करते हैं। हाफ राउंड चीजल है यहाँ पे हमारा, हाफ राउंड वाला घुमावदार ग्रुप्स काटना हो या फिर ऑयल पॉकेट या फिर ऑयल ग्रुप्स बनाने के लिए हाफ राउंड चीजल यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस फाइल का नाम क्या है। देखिए कौन सा पूछा इसने, ये वाला है कि इस फाइल का नाम क्या है। बाकी मैंने आपको जो फिगर लिया है वो समझने के लिए लिया है, जिससे कि और भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपके क्लियर हो सके। ठीक, तो यह फाइल कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे जो फाइल दे रखी है यह आपकी है रोटरी फाइल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, रोटरी फाइल मतलब राउंड में होती है, इसके सैंक गोल होते हैं। ऊपरी हिस्सा का मेन मतलब नहीं है, मेन है नीचे वाला जो इसके सैंक दिख रहे हैं ना, ये सैंक कैसे होते हैं, गोल होते हैं। और यह मशीन वगैरह में लगा करके हम इसको चलाते हैं, गोल गोल घूमती है, इसलिए इसको रोटरी फाइल कहते हैं। देख रहे हैं ना, अलग अलग आकृति वाली होती है और यह गोल गोल घूमती है। इसका यूज जो किया जाता है मोल्ड वगैरह में, केविटी बनाना हो, मोल्ड बनाना हो, मोल्ड वगैरह में केविटी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, सिंकिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं रोटरी फाइल। टिंकर फाइल, देखिए टिंकर फाइल का फिगर यह है जो आपको दिख रहा है, मैंने ले रखा है आपको समझने के लिए। फिगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ था और उसका आंसर ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टिंकर फाइल। टिंकर फाइल में क्या है, यह मेन फाइल है हमारी। एक साइड दांते बने होते हैं और इसकी पिछली सतह पे कोई दाता नहीं बना होता है और दो होल बने हुए दिख रहा होगा आपको। इसके एक ही साइड दाता बना हुआ, पिछले सतह पे कोई दाता नहीं। क्यों नहीं है, ताकि उस साइड या हैंडल को फिट किया जा सके। जैसे रंदा होता है ना, रंदा मारते लकड़ी वाले में, उसी तरह यहाँ पे देखिए रंदा टाइप का हैंडल बनाओ। तो इस हैंडल को क्या करेंगे, इस फाइल की पिछली सतह पे लगा लेंगे। इधर दाता कटा है, पीछे दाता नहीं कटा है, उधर लगा करके दो होल दिया, उसमें हम इसको टाइट कर लेंगे सही से। ठीक है, तो यह फाइल इसके साथ लग जाएगी, तो रंदे की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कब यूज होता है, तो ऑटोमोबाइल्स में बड़े पार्ट्स के लिए अक्सर यूज किया जाता है। कहाँ पे, ऑटोमोबाइल मतलब बाइक कार ये जो हो गई, ये सब ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आती है। तो ऑटोमोबाइल में बॉडी के टिंकरिंग करने के बाद जो फाइल की जाती है वो एक टिंकर फाइल होती है। ठीक है, बैरेट फाइल, बैरेट फाइल आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती है ना, उसी टाइप की त्रिभुजाकार आकृति की होती है। लेकिन फर्क यह है कि जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल होती है त्रिभुजाकार आकृति की होती है, इसकी तीनों सरफेस फाइल की समान होती है, जबकि इसमें नीचे वाली सरफेस बड़ी होती है, बाकी दो सिर्फ सरफेस एक समान होती है। नीचे वाली सबसे बड़ी सरफेस होती है, यह दोनों सिर्फ एक समान होती है। और इसमें तीनों सरफेस समान होती है। किसमें, ट्रायंगुलर फाइल में ऐसा होता है। किसमें, ट्रायंगुलर फाइल में। ठीक है, और दूसरी चीज, ट्रायंगुलर फाइल में तीनों सरफेस पे दांते कटे होते हैं। फाइल के तीनों सरफेस पे त्रिभुजाकार आकृति, तीनों सरफेस पे दांते कटे होते हैं, जबकि बैरेट फाइल में सिर्फ और सिर्फ बड़ी वाले सरफेस पे दांता कटा होता है, सबसे बड़ी वाली सरफेस। बाकी जो दो सरफेस हैं एक समान है, इन दोनों पे कोई भी दांता नहीं कटा होता। तीसरी चीज, ट्रायंगुलर फाइल के तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री और यह भी 60 डिग्री। अतः यह 60 डिग्री से कम खांचे वाले जगहों पे यूज नहीं किया जा सकता। या ट्रायंगुलर फाइल कहां यूज किया जाएगा, 60 डिग्री से अधिक खांचे वाले जगहों पे यूज किया जाएगा। जबकि बैरेट फाइल में यह जो दोनों एंगल होते हैं इसके 30 डिग्री के होते हैं। दोनों एंगल कितने के होते हैं, इधर वाला भी 30 डिग्री का, इधर वाला भी 30 डिग्री का, और ऊपर वाला जो एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। तो यह 30 डिग्री दोनों है, तो यह 60 डिग्री से कम खांचों के लिए भी यूज किया जा सकता है। मतलब 30 डिग्री से अधिक हो और 60 से कम रहे तब भी यूज कर सकते हैं। किसको, बैरेट फाइल को। जबकि 60 डिग्री के नीचे नहीं यूज किया जा सकता है, 60 डिग्री के नीचे वाले खांचों में भी यूज किया जा सकता है। क्लियर हुआ। इसके तीनों सरफेस पे दांते हैं, इसके सिर्फ बड़ी वाले सरफेस पे दांते कटे होते हैं, बाकी जो दो समान लंबाई के सरफेस है उन पर कोई दांता नहीं कटा होता। ये होती है हमारी क्या, बैरेट फाइल। कहीं कहीं पे कैंट फाइल भी बोल देता है। ठीक है, बाकी यह है क्रॉसिंग फाइल। क्या है, क्रॉसिंग फाइल, जिसे फिशबैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। फिशबैक फाइल के नाम से भी जानते हैं। और यह जो था हमारा बैरेट फाइल को कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं, कैंट फाइल के नाम से भी जानते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, दोनों नाम जानना है। फिशबैक फाइल में क्या है, क्रॉसिंग फाइल में क्या है। क्रॉसिंग फाइल जो होती है हमारी हाफ राउंड फाइल की जगह यूज की जाती है। कहां पे यूज किया जाता है, हाफ राउंड फाइल की जगह। लेकिन हाफ राउंड फाइल में क्या होता है, उसकी एक सरफेस अर्ध गोलाई में होती है, जबकि दूसरी सरफेस फ्लैट होती है। हाफ राउंड इस तरह से होता है ना, एक सरफेस गोलाई में और दूसरी वाली फ्लैट। यह होती है हाफ राउंड। एक सरफेस कैसे होता है, गोलाई में बना होता है और एक सरफेस फ्लैट होता है। जबकि क्रॉसिंग फाइल में दोनों ही सरफेस गोलाई में होते हैं और दोनों का त्रिज्या कह लीजिए, रेडियस कह लीजिए, अलग अलग होता है। मतलब दोनों अलग अलग अर्ध गोलाई में बने होते हैं, एक अलग अर्ध गोलाई में या दूसरा अलग अर्ध, मतलब दोनों का त्रिज्या अलग होगा और यह दोनों सरफेस इसके अर्ध गोलाई में होते हैं। तो यह होती है क्या, क्रॉसिंग फाइल या फिशबैक फाइल। क्लियर।
नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? जो हमारी फाइल होती है ना, इस टाइप से जो हमारी ये फाइल होती है, इसके जो फेस होता है, फेस पर दांतें कटे होते हैं और दांतों पे कभी कभी हम लोग चौक लगा देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि यह चौक किस लिए लगाया जाता है? अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। भाई चौक लगाने से चिप की दर तो बढ़ेगी नहीं, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन जो आपके सामने सी दिख रहा है ना, यही सही हो जाएगा, पेनिट्रेशन और पिनिंग। पेनिट्रेशन मतलब गहराई, मतलब कम गहराई में कटाई करने के लिए। जब आप इस पे चाक लगा दोगे तो क्या होगा, चाक इसमें थोड़ा भर जाएगा ना, चाक लग जाएगा तो उसके जो धार होगा, धार भी कम हो जाएगा, तो कम गहराई में कटाई करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि रफ फाइल से भी थोड़ा कम मटेरियल कटेगा तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आप रफ फाइल के द्वारा भी थोड़ा फिनिश सतह प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी फाइल होती है, फाइल पे चाक इसलिए लगाया जाता है जिससे कि पेनिट्रेशन कम हो। पेनिट्रेशन का मतलब गहराई, कम गहराई में काटेगा तो कम मटेरियल काटेगा तो फिनिश अच्छी मिलेगी। प्लस पिनिंग को कम करने के लिए, पिनिंग आप जानते हैं कि जब फाइल के दांतों के बीच में जो मटेरियल हम काट रहे होते हैं उसका बुरादा भर जाता है, फाइल सही से काम नहीं करती है, उसी को पिनिंग बोला जाता है। और सरफेस पे स्क्रैचेस भी आने लगते हैं। तो फाइल में पिनिंग कम हो, मतलब इसमें बुरादे ना भरे, उसके लिए भी हम चौक लगाते हैं। तो पेनिट्रेशन को कम करना और पिनिंग को कम करने के लिए फाइल के फेस पर चौक लगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहा है फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? फाइन पिच हेक्सा ब्लेड, देखिए जो हेक्सा ब्लेड होता है आप लोग देखे होंगे इस टाइप से। भाई हमारी हेक्सा की ब्लेड होती है, ऐसे गोलाई में होता है, इधर दांते ऐसे कटे होते हैं, ठीक है। इधर एक होल बना होता है, एक होल इधर, पिन होल बोलते हैं इसको। तो वही कह रहा है कि जो हमारा हेक्सा ब्लेड है ना, अलग अलग पिच वाला, मतलब फाइन देखा जाए तो देखिए फाइन पिच वाला हो जाएगा हेक्सा ब्लेड। पिच का मतलब एक दांते से दूसरे दांते की बीच की दूरी होती है, उसी को पिच बोलते हैं। तो फाइन पिच वाला हेक्सा ब्लेड हो जाएगा फाइन पिच। उसके बाद आपका मीडियम वाला होता है, मीडियम पिच वाला हेक्सा ब्लेड। उसके बाद आपका आता है कोर्ज वाला, कोर्ज पिच, फाइन मीडियम कोर्ज पिच, ठीक है। फाइन पिच वाला कौन सा होता है? ठीक। और मीडियम वाला कौन सा होता है और कोर्ज वाला कौन सा होता है? तो फाइन पिच जो 0.8 mm के जिसमें पिच होती है उसको फाइन पिच वाला हेक्सा ब्लेड बोलते हैं, जिसमें दांते की दूरी एक दूसरे से, भाई पिच का मतलब समझ रहे हैं ना, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी अगर 0.8 mm है, किसी भी हेक्सा ब्लेड में एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी अगर 0.8 mm है, यही उसकी पिच होगी और इसी को फाइन पिच वाला बोलेंगे। मीडियम पिच वाला कब बोलेंगे? जब एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी 1 mm हो, 1 mm हो या फिर 1.4 mm हो, इन दोनों को मीडियम पिच में रखा गया है। कोर्ज पिच में जब दांते के बीच की दूरी, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी 1.8 mm हो, 1.8 mm हो, तो उसे कोर्ज पिच में रखा गया है। तो इस तरह से हमने फाइल का जो ब्लेड होता, सॉरी हेक्सा का जो ब्लेड होता है, फाइल में ब्लेड नहीं होता ना, हेक्सा का जो ब्लेड होता है उसको इस हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे पूछा था कि फाइन पिच वाला क्यों यूज किया जाता है? सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए नहीं। देखिए टू कट सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए हम लोग कोर्ज पिच वाला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? कोर्ज पिच वाला। यह यूज किया जाता है सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए। किसको? सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए। हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए या हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए? हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना, वह 1.4 mm वाला, मतलब मीडियम वाला यूज करते हैं। इन दोनों के लिए, हाई स्पीड और हाई कार्बन स्टील, इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? मीडियम पिच वाला यूज किया जाता है। मीडियम पिच में भी 1.4 mm वाला यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? 1.4 mm वाला। क्लियर? फिर लास्ट बचता है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फाइन पिच वाला यूज करते हैं। कौन सा? फाइन पिच वाला यूज करते हैं, मतलब 0.8 mm वाला पिच यूज करते हैं। किसके लिए? कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने। कंड्यूट का मतलब पाइप, जो वायरिंग में पाइप यूज होती है ना, उसको कंड्यूट पाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइन हेक्सा वाला, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अन्य पतली ट्यूब हो या फिर कंड्यूट हो, पाइप हो, उसको काटने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए M10 इंटू 1.25 के लिए ड्रिल साइज की गणना करें। ठीक है, एक फार्मूला मैं बताऊंगा, अगर जानते होंगे आप लोग तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज नोट कर लीजिएगा और इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं। फार्मूला आपका क्या है, टैप ड्रिल साइज की गणना बोला है ना, तो ड्रिल साइज निकालने के लिए ड्रिल साइज बराबर होता है हमारा टैप साइज, टीएस लिख देते हैं या फिर टैप साइज लिख लीजिए, ठीक है, -2 इंटू डी। डी का मतलब डेप्थ होता है, गहराई होती है, किसी गहराई, थ्रेड की गहराई, ठीक है। डी क्या है हमारा, गहराई है। अरे यार, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना कि जो हम इसको कभी कभी टीडीएस भी लिख देता है, टैप ड्रिल साइज, और इस टैप साइज को हम लोग साथ में टीएस भी लिख देते हैं, क्या, टीएस, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे डी, और यहाँ पे देख रहे हैं जो वैल्यू सब दी हुई किसमें, एमएम में है, और इन्होंने बोला भी नहीं है कि किस में निकालना है, तो कभी भी अगर एमएम में आपको आंसर दिख रहा मतलब मीट्रिक में हमें निकालना है, ठीक है। और अगर यह ब्रिटिश में बोलता कि हमें ब्रिटिश में वैल्यू चाहिए, इंच में चाहिए, तब हमें यहाँ पे डी का मान रखते समय ध्यान रखना पड़ता। जैसे अभी यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रिल साइज या टैप ड्रिल साइज बराबर, अगला स्टेप जब हमारा होगा तो टैप साइज, ठीक है, टीएस लिखिए, टैप साइज -2 इंटू डी का मान रखेंगे 0.61 इंटू पी। पी क्या है हमारा, पिच है, पी क्या है, पिच है। ये डिपेंड करेगा कब हम मीट्रिक में निकाल रहे, इसलिए हमने 0.61 यहाँ पे रखा। ये डी का मान क्या रखा हमने, यहाँ पे डी का मान 0.61 इंटू पी रखा, क्योंकि मीट्रिक में है। अगर यही हमें निकालना होता किसमें, ब्रिटिश में निकालना होता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हम रखते 0.64 इंटू पी। कब, अगर ब्रिटिश में कहता तो फार्मूला क्या होता, टीएस -2 इंटू 0.64 इंटू पी, अगर हमें ब्रिटिश में बोलता तो, ठीक है। जो पूरा मान होता है 2 ही अंक लेते हैं। दरअसल आपने अगर थ्रेड वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो थ्रेड वाले में है, जब भी गहराई लिखते हैं तो जब ब्रिटिश वाला रहता है तो क्या लिखा जाता है, 0.6403 लिखते हैं, यह पूरा होता है, तो हम 2 अंक तक लेते हैं, कितना, 2 अंक तक। वैसे ही मीट्रिक वाले में क्या होता है, 0.6134 होता है, तो हम इसका 2 ही अंक लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने 2 अंक ले रखा है, ठीक है। तो जब मीट्रिक की बात है तो 6 लगाएंगे, जब ब्रिटिश की बात होता है तो यहाँ पे 0.64 लिख देते हैं, तो ये हमारा जो मान निकलता है वो ब्रिटिश में निकल जाता। चलिए इसको छोड़िए, अभी हमें क्योंकि मीट्रिक का निकालना है तो मीट्रिक का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इस फार्मूले को, जैसे यह फार्मूला याद रखिए, यह रखेंगे तो उसके बाद यह भी बढ़ाना पड़ेगा, या डायरेक्ट यही वाला याद रख लीजिए कि टैप ड्रिल साइज या ड्रिल साइज बराबर यह होता है, यह मेन फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, तो जो पहला होता है M10, यह जो पहला दिया होता है ना, कई बार एक क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि यह क्या है, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ रखा जाएगा, जो कि मेजर डाया होता है। क्या होता है, मेजर डाया, बड़ा वाला व्यास से होता है, और ये जो दूसरा वाला हिस्सा होता है यह क्या होता है, पिच होता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में ऐसे ही दे करके पूछ दिया था कि जो 10 है वो किसको, M10 जो है किसको डिनोट कर रहा है, मेजर डाया को, माइनर डाया को, इस तरह से पिच डाया को, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना आपको, यह जो किसको दिखाता है, मेजर डाया को, बड़ा व्यास को दिखाता है, ठीक है। और यह वाला वैल्यू टीएस की जगह रखा जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि यह भी मेजर डाया को दिखाता है, और टैप ड्रिल साइज किसको दिखाता है, माइनर डाया को दिखाता है, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टैप साइज देखिए क्या दे रखा है, यहां से हमारा निकलेगा टैप साइज यही होता है जो एम के साथ दिया गया होता है, 10 दे रखा है, 10 - 2 गुणे 0.61 इंटू पी। पी का मतलब पिच, पिच कितना है, 1.25 है, 1.25। बस आसान हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 माइनस, देखिए 1.25 का पहले 2 में गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 को 0, हासिल 1, 2 × 2 = 4, 1 5, 2 × 1 2, 2.50 इंटू 0.6, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ड्रिल साइज बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो है पहले गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25 है, 0 छोड़ देते हैं, पहले डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 25 एक कम 25, 10 माइनस 25 से कम 25, 5 आ जाएगा, हासिल 2, 25 छका 150 और 2 152, और एक 0 वाला छोड़ रखा था हमने, वो ले लिया। कितने अंक पे, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक पे 1 2 3 4,
1.5250। अब 10 में से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 में से हमें इसको घटाना है, दशमलव लगा करके ऐसे लिख दीजिए 1.5250, जीरो का कोई मतलब है नहीं। देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया 8, 8.475। आंसर क्या आ गया? 8.475 mm। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला आप याद करें, TDS बराबर TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पी। ठीक है, कब? जब मीट्रिक में हो, mm में निकालना। ब्रिटिश कहता है तो बस यहाँ पे 0.64 कर देना है, आपका ब्रिटिश में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखेंगे 8.8, 8.7, इसने ऑप्शन सही नहीं दिया है। ठीक है, आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, पहले वाले को ही चेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 8.475 mm। ये ऑप्शन में देना चाहिए था, या 8.4 दे देता, ठीक है, या 8.48 दे देता। इस टाइप से इसको ऑप्शन में देना चाहिए था। ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ, आपका आंसर ये वाला एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, 8.475 mm आंसर यही होगा। एक ड्रिल में फ्रूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? देखिए जो हमारी ड्रिल बीट होती है इस टाइप से होता है ना, ड्रिल बीट इस टाइप से हमारा बना होता है, और इस पे जो है इस तरह से फ्रूट कटा होता है। क्या कटा होता है? फ्रूट कटा होता है। फ्रूट कटने के बाद जो बीच का भाग बचता है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उसका मोटाई बढ़ता जाता है। तो फ्रूट काटने के बाद कोई ड्रिल बीट ले लीजिए, उसके जो फ्रूट कटा हुआ है ना, दोनों साइड उंगली डाल दीजिए आप, फिर ऐसे ऐसे जब बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ तो उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। जो फ्रूट कटा हुआ जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उसका बीच का जो भाग है ना, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है। जो फ्रूट के बीच का जो वो भाग होता है उसको हम लोग वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ड्रिल में फ्रूट के बीच का जो भाग होता है उसको वेब बोला जाता है। फ्रूट काटने के बाद जो भाग बचता है ड्रिल बीट में, फ्रूट काटने के बाद जो बीच में जो मोटाई वाला भाग बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब बोलते हैं। ठीक, लिप क्या होता है? तो यह जो ड्रिल बीट का यह कटिंग वाला हिस्सा, इसी को तो लिप बोलते हैं। यह भी लिप है, यह भी लिप है। ड्रिल बीट का जो हिस्सा कटाई करता है, ड्रिल बीट में 2 कटिंग एज होती है, ड्रिल बीट में 2 कटिंग एज होती है, वो जो दोनों कटिंग एज कटाई करती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिप बोलते हैं। और दोनों लिप जहां पे मिलते हैं ये हमारा क्या होते हैं? पॉइंट होता है। यही पॉइंट है, कटिंग पॉइंट, ड्रिल सॉरी पॉइंट एंगल भी यहीं से बनता है हमारे इनके बीच में। सैंक क्या है? तो ड्रिल बीट का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको ड्रिल मशीन में पकड़ते हैं, ड्रिल बीट का ऊपर वाला हिस्सा जिसको ड्रिल मशीन में पकड़ा जाता है वही क्या होता है? हमारा सैंक होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी हमारा रीडिंग से रिलेटेड है। इस वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है पूछ रहा है। यह वर्नियर बेल प्रोटेक्टर दिखाया गया है और इसकी रीडिंग को पूछ रहा है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक सबसे पहले चीज, एक बात ध्यान देनी होगी हमें कि जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन देखें वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उस पर जरूर यह एरो बना होगा। यह एरो किस दिशा में है? लेफ्ट साइड को एरो बनाया गया है या राइट साइड को बनाया गया? अगर एरो राइट साइड को बना, अगर एरो किधर को बनाओ? एरो ऐसे इधर को बना करके बोले रीडिंग निकालने के लिए, इधर को बना करके बोले क्या? रीडिंग निकालने के लिए। अगर एरो राइट साइड को बना करके रीडिंग निकालने के लिए बोले तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा ऑप्शन में भी सही कर दिया जाएगा, जो भी मान आएगा। कुछ नहीं सोचना है। अगर कब राइट साइड को बोले तब, भाई राइट साइड मतलब राइट काम, ऐसे आप याद रख सकते हो कि राइट साइड एरो मतलब आपका राइट काम हुआ, सही काम हुआ, मतलब उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप रीडिंग पढ़ेंगे उसको सीधे ऑप्शन में टिक कर देंगे। लेकिन अगर एरो लेफ्ट साइड को दिया गया हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड को दिया गया है, तो अगर एरो लेफ्ट साइड को दिया गया है और आपसे रीडिंग निकालने को बोला गया है, तो उस केस में जो भी आपका आंसर आएगा सॉल्व करने पे, उस रीडिंग को आप 180 डिग्री में से घटाएंगे, तब वो आपका सही आंसर माना जाएगा। 180 डिग्री में से क्या घटाएंगे? जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसको आप क्या करेंगे? 180 डिग्री में से घटाएंगे, तब आंसर सही माना जाएगा। कब? जब लेफ्ट साइड की बात हो। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब कोई भी एंगल होगा ऐसा सीधा होगा, जो हमारा वर्नियर प्रोटेक्टर की मदद से जो हम लोग रीडिंग लेते हैं ना, तो वह 2 टाइप लिया जाता है। एक न्यून कोण वाला रीडिंग लिया जाता है, एक अधिक कोण वाला लिया जाता है। कौन कौन सा लिया जाता है? न्यून कोण का और अधिक कोण का। न्यून कोण कब बोलेंगे? जब 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण कब? जब 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से कम का एंगल अगर हम लेते हैं, और अगर 90 डिग्री से अधिक लेंगे तो अधिक कोण कहलाएगा। तो वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की मदद से 2 टाइप के कोण को हम मापते हैं, न्यून कोण और अधिक कोण। अधिक कोण वाला कौन सा होता है? जब 90 डिग्री से अधिक का हम कोण मापते हैं।
ठीक। तो जब हम देखिए यहाँ पे कौन सा लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट साइड एरो दिखा रखा है ना, मतलब जो भी हम एंगल लेंगे इधर को लेंगे, लेफ्ट साइड को लेंगे, जो भी एंगल लेंगे लेफ्ट साइड को लेंगे। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है और जो भी एंगल आ रहा है लेफ्ट साइड को लेना है, मतलब इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। मतलब लेफ्ट साइड को जो भी हम एंगल मापते हैं वर्नियर बेल प्रोटेक्टर पे वह अधिक कोण वाला होता है। कौन सा वाला होता है, अधिक कोण वाला होता है। मतलब जो भी मान आना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो 90 डिग्री से अधिक कब आएगा, जब 180 में से घटाएंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और राइट साइड वाला में क्या होगा, अगर मान लीजिए एंगल हमारा, अगर यही इसमें एरो किधर बना देता, राइट साइड को बना देता, एरो हमारा किधर बना देता, राइट साइड को, राइट साइड को बनाता। सोचिए अब हमें इधर को माप लेना है, इधर को माप लेना है, राइट साइड में अगर बना दिया तो देखिए जो भी मान आएगा हमारा क्या रहेगा, 90 डिग्री से कम आएगा अगर राइट साइड को मापेंगे तो। ठीक है, लेफ्ट गए तो ज्यादा, राइट गए तो कम, 90 डिग्री से कम आएगा तो न्यून कोण वाला, तो जैसे कहता है ऐसा लिख दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे मान कितना है, यहाँ पढ़िए, देखिए 10 डिग्री है, यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा ये वाली लाइन 20 डिग्री वाली, पर जो एरो क्वेश्चन में बना रखा है इस वाली लाइन से थोड़ा सा आगे बना रखा है। ठीक है, तो देखिए 20 डिग्री वाली लाइन है, 20 के बाद ये 21, 22 और यह 23 है, तो 23 से पहले 22 के आगे है जो एरो इन्होंने बनाया है। रीडिंग पहले मेन स्केल वाली रीडिंग लेंगे, फिर यह जो है मिनट वाली रीडिंग लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले मेन स्केल वाली रीडिंग पढ़ लीजिए। इसका रीडिंग पढ़ना बहुत आसान है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो दिख रहा है बस उसी को पढ़ दीजिए। कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 20 डिग्री वाली लाइन है और ये एरो जो उन्होंने क्वेश्चन में दिखा रखा कि हमारे यहाँ का रीडिंग पढ़ना है। तो 20 के बाद देखिए एक लाइन 21, 22, 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री लिख लीजिए, 22 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कितना मिनट, तो देखिए यहाँ पे 30 के सामने इन्होंने निशान लगा रखा है, 30 मिनट। आसान है कि नहीं, कुछ नहीं करना था, आपको सीधे रीडिंग पढ़नी है कि भाई यहाँ पर देख रहे हैं हम 20 है, 20 के बाद देखिए अब यह एरो कहाँ है, 21, 22, 22 से आगे 23 से पहले है तो 23 ले ही नहीं सकते, 22 से आगे है तो 22 ले लेंगे, 20 का 21, 22, 22 वाले लाइन से आगे एरो है तो 22 डिग्री। अब मिनट वाला पढ़ लेते हैं, तो ये एरो दिखा रखा है 30 के सामने, तो हम 30 मिनट पढ़ लेंगे। वही चीज लिखी हमने, 22 डिग्री 30 मिनट। किधर है, देखिए लेफ्ट साइड है, और मैंने आपको बताया था अभी नीचे कि जब भी हम लेफ्ट साइड को लेंगे, मतलब 90 डिग्री से लेफ्ट साइड जाएंगे, तो लेफ्ट साइड मतलब इधर जाएंगे, तो ये एंगल क्या होगा, अधिक कोण होगा। लेकिन जो हमारे पास वैल्यू आया वो 22 डिग्री है, 22 डिग्री क्या 90 डिग्री से कम है, ये तो न्यून कोण की वैल्यू आ गई। जबकि हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारे पास, जब लेफ्ट जाते हैं तो हम अधिक कोण को नापते हैं, लेफ्ट जाते हैं तो किसको नापते हैं, अधिक कोण को नापते हैं। 90 डिग्री से अधिक मान हमारे पास आना चाहिए, पर हम देख रहे हैं हमारे पास 90 डिग्री से कम मान आया। इसका मतलब मैंने इसलिए बताया था आपको कि जब भी लेफ्ट साइड की वैल्यू हमें निकालनी होती है, जो आंसर आता है उसको 180 डिग्री में से घटा करके लिखते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री 30 मिनट। अब इसको घटाएंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, रीडिंग होगा। ठीक है, कैसे घटाएंगे अब ये भी समस्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे घटाना है। 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री 60 मिनट। सही बात है, 179 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या, 1 डिग्री मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो इस मिनट को अगर आप डिग्री में बदलोगे तो 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही वाली बात होगी, जैसे आप 1 घंटा कहिए चाहे 59 मिनट 60 सेकेंड कहिए, दोनों एक ही बात है ना। 59 मिनट 60 सेकेंड, 59 मिनट में 60 सेकेंड जोड़ेंगे मतलब 1 मिनट जोड़ेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटा कहिए चाहे 59 मिनट 60 सेकेंड कहिए, दोनों एक ही बात है। वैसे यहाँ पे है 180 डिग्री कहिए चाहे 179 डिग्री 60 मिनट कहिए, एक ही बात है, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 डिग्री और 179 और 180 हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको घटा लीजिए, 22 डिग्री 30 मिनट। मिनट वाला मिनट में से डिग्री और डिग्री, इसीलिए मैंने इसको मिनट और डिग्री दोनों में बदला, सॉरी डिग्री और मिनट दोनों में बदला, तभी तो घटा पाएंगे आसानी से। अब देखिए मिनट वाला मिनट में से चला जाएगा, 60 में से 30 जाएगा, 30 मिनट रह जाएगा सेम। और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 2 गया 5 और 1, 157 डिग्री 30 मिनट। चेंज करने पर यह आएगा, घटाने पर 157 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, 157 डिग्री 30 मिनट। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे से रीडिंग लेनी है, बिल्कुल जो सामने दिया हुआ है उसी को लिख देना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, बहुत आसान है यार, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।